हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं कक्षा 9 के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ बच्चों। ये 2024 और 2025 का मॉडल सेट है बच्चों। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आपको पहले कुछ प्रश्न दिए रहेंगे बच्चों। आपका 1.5 घंटा दिया रहेगा समय, 40 रहेगा कुल पूर्णांक। सभी प्रश्नों का अनिवार्य है देना, उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ बच्चों प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसका चयन करना है। गलत के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चंस। तो पहले में हमारा कहता है बच्चों, यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों से रहेगा, आपको जिसमें पढ़ने का मन हो उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फर्स्ट में हमारा क्वेश्चंस कहता है खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। ए, पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं। बी कहता है बच्चों, पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं। नो बच्चों। सी में फसलों के विभिन्न संस्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों को कम उपलब्धता होती है। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चों, उसको हमें इसमें चूज करना होगा। तो खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित कौन करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फसलों के विभिन्न संस्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चों, पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है। ऐसा नस्ल बच्चों जो पोल्ट्री पक्षी होता है इसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है। तो ए, व्हाइट लेगहॉर्न, बी, ब्रोयलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्हाइट लेगहॉर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसमें अंडे देने की सर्वाधिक क्षमता होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है। तो बच्चों मधुमक्खी की प्रजातियों में कौन सा एक ऐसा प्रजाति है जो इतालवी है। तो ए, एपिस मेलिफेरा, बी, एपिस डोर्साटा, सी, एपिस फ्लोरा, डी, एपिस सेरेना इंडिका। तो बच्चों अगर आप इनका आंसर जानते होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। वैसे तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, एपिस मेलिफेरा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 4 में कहता है, बारूद क्या होता है। एक तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, तरल होता है। तो बच्चों आपको बताना है कि बारूद कैसा उसका रूप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का सी, जो बारूद होता है वो एक मिश्रण होता है, यानी कि मिक्सचर होता है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा एक ही पाई गई। ठीक है, इससे जिस नियम की संतुष्टि होती है वह है क्या है बच्चों, बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में
कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई, है ना। तो इससे जिस नियम की संतुष्टि होती है वह क्या होगा? ए द्रव्य की और अनश्वरता का नियम, बी गुणित अनुपात का नियम, सी स्थिर अनुपात का नियम, डी व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का, वो हो जाएगा सी स्थिर अनुपात का नियम, है ना बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? बच्चों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसे से आपके एग्जाम में मिलने का क्वेश्चंस मिलने का संभावना है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ कहता है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? ए लगभग 200 गुना, बी लगभग 2000 गुना, सी लगभग 1000 गुना, डी लगभग 100 गुना। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी लगभग 2000 गुना, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमें एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर होते हैं, मतलब कि कांस्टेंट रहते हैं। बी चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, सी चाल चर और वेग अचर रहते हैं, डी चाल अचर और वेग चर होते हैं। तो बच्चों जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी। जो समान वृत्तीय गति है उसमें चाल अचर होता है और वेग है सो चर होता है, मतलब कि जो जिस स्पीड से वो चलता है वो हर समय बदलते रहेगा, ठीक है बच्चों। जो बच्चों इसमें चाल है ना वो हर समय बच्चों इसमें हो जाएगा चाल बदलता नहीं है और वेग है सो बदलते रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ए क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर है, बी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, सी लाइसोसोम कणिकाएं हैं, नाभिक कोशिका का मस्तिष्क है। तो बच्चों अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एंड ऑप्शन नंबर ए। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना बच्चों उसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बच्चों पौधों के मूल रूप मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। बच्चों जो पौधों के जो मूल रूप उसके जड़ें होते हैं ना वो मिट्टी से जल को अवशोषित कैसे करते हैं? ए विसरण के द्वारा, बी अंतः शोषण के द्वारा, सी परासरण के द्वारा, डी उपर्युक्त सभी। तो बच्चों कौन सा नंबर है क्वेश्चन हमारा? ये है 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। जो पौधों के जो जड़ें होते हैं मिट्टी को परासरण के द्वारा अवशोषित करते हैं जल को। आई होप आपको क्वेश्चन। बच्चों हम लोग क्वेश्चन से जल्दी करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 11 में कहा गया है इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। तो बच्चों इसमें हमें ऐसा ऑप्शंस ढूंढने हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंध नहीं रखता हो। ए नाभिक कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है, बी यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है, सी यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, डी यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
यह ऊर्जा उत्पादन का एक स्थल हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे संबंधित नहीं है। बाकी जो है ऑप्शन इससे संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 12 हमारा कहता है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो बच्चों ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में सीधे पूछने का प्रबल संभावना रहता है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। ए रदरफोर्ड, बी जेम्स चैडविक, सी नील बोर, डी थॉमसन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए रदरफोर्ड। ठीक है, परमाणु का उसी ने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु बच्चों परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। ए अपरूप, बी समस्थानिक, सी बहुलक, डी संभारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 13 का बी समस्थानिक आइसोटोप्स। ठीक है, जिनका वैसे एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है सो इक्वल रहेगा, बट उसका परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों हमसे कक्षा 3 में सेल अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो बच्चों हम लोग सभी जानते हैं कि कक्षा 3 में सेल अधिकतम कितने हो सकते हैं। बच्चों इसका ना एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, तो उसे आप लोग अच्छे से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कितना यहाँ हो जाएगा 18। ठीक है, इसका इससे भी निकाल सकते हैं 2n² है ना, तो 2 हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 तिहाई का 9 और 2 9 18 हो जाएगा ना बच्चों। तो इसे हम लोग एक फॉर्मूला से इसे निकाल सकते हैं। कोई भी सेल कहेगा तो हम लोग आसानी से निकाल। बच्चों हमारा 16 में क्वेश्चंस कहता है कि जड़त्व का गुण क्या है। ए किसी वस्तु में होता है, बी प्रत्येक वस्तु में होता है, सी किसी भी वस्तु में नहीं होता है, डी केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो बच्चों जड़त्व का गुण किस में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रत्येक वस्तु में होता है। बच्चों जो जड़त्व का गुण होता है ना वो प्रत्येक वस्तु में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 17 में क्या कह रहा है। 17 किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो हम लोग जानते हैं ना बच्चों कि F = क्या होता है ma। ठीक, तो हमारा यहाँ मास दिया रहेगा 6 दिया हुआ है मास, पहले हम लोग एक एक कर लिख लेते हैं। मास = 6 kg। ठीक है, और ए हमारा दिया है कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आओ ऐसे, तो यहाँ एम का वैल्यू 6 है और जो एक्सेलरेशन है ना बच्चों त्वरण है उसका जो वैल्यू है 4 है। तो इसका क्या हो जाएगा 24 न्यूटन, गुना कर देंगे सिंपली। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएगा बच्चों। अगर बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जाइलम है ना बच्चों, जो जाइलम है सो किससे बना होता है। जाइलम है और किससे बना होता है। ए ट्रेडिकेट्स, बी वाहिकाएं, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा जाइलम होता है बच्चों वो होता है वाहिकाओं से बना होता है।
ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग जल्दी जल्दी प्रयास करते हैं कि जल्दी निपट जाए, है ना। 19 में कह रहा है टेंडन एक संरचना होता है, ठीक है बच्चों, जो जुड़ती है, किससे जुड़ती है बच्चों, जो टेंडन एक संरचना होता है ना, वो किससे जुड़ता है, ए एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, बी एक मांसपेशी को हड्डी से, सी तंत्रिका को मांसपेशी से, डी एक मांसपेशी को मांसपेशी से, मतलब कि मांसपेशी से जोड़ता है। तो जिसका 19 का जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। वो एक मांसपेशी को हड्डी से ये जोड़ता है। जैसे कि एक हड्डी है जो इसमें ऐसे ऐसे है ना बच्चों, ये मांसपेशी उसको यहाँ जोड़ने का काम करता है। अब राइट दूसरा क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अब हम 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ है जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ना इसका क्या हुआ है, बेचारा का गिर गया है, दुर्घटना हो गया, इस उसका 2 लंबी हड्डियां भी उखड़ गई हैं। तो इसका आप लोगों को इसका चिकित्सा करवाना है। तो चलिए हम लोग इसको चिकित्सा करते हैं। इस प्रश्न का क्या बोला है बच्चों, एक व्यक्ति ऐसा दुर्घटना का शिकार हुआ है जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई हैं। निम्नलिखित में संभावित कारण क्या हो सकता है, ए टेंडन टूटना, बी कंकाल की मांसपेशी ऊतक का टूटना, सी फिलामेंट टूटना, डी एरिओलर ऊतक टूटना। तो E20 का जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सी, ठीक है, लिगामेंट का टूटना। बच्चों जब वहाँ हड्डियाँ जब टूट जाती है ना, मतलब उखड़ जाती हैं, तो उसको जो जोड़ने का कार्य कर सकता है वो हो जाएगा लिगामेंट का टूटना। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 में हमारा कहता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितना है, 23 है। उसमें 12 न्यूट्रॉन है। तो तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगा बच्चों, है ना। बोल रहा है एटॉमिक नंबर निकालिए। क्या कह रहा है इंग्लिश में, द मास नंबर of nucleus of atom of element 23 and it has 20 neutrons. What will be atomic number of the element? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का वो हो जाएगा ए 11। इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, ये 23 में 12 है सो घटा देंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो जो इसका आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान क्या होगा। तो 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर इसका मान है सो क्या होगा बच्चों, बताइए, कमेंट कीजिए बच्चों। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का वो हो जाएगा 373 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं 23 की ओर। 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों 96 ग्राम में मोलों की संख्या होगी वो होगी 23 का सी, ठीक है। 8 होगी जो 96 में कार्बन का मोलों की संख्या। बच्चों यहाँ ना सिंपली क्या करना है, 96 है ना, उसको कार्बन कितने में आता है 12 में, तो 12 से इसको डिवाइड करना है, 12 कम 12 8 96, तो उसको इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन सिंपली समझ में आया होगा। ये ना हम देसी भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि आपको तो एग्ज़ाम तो ज़्यादा उसमें देरी भी नहीं है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों हमारा, 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके बीच की दूरी को क्या करता है।
ए समानुपाती, बी वर्ग के समानुपाती, सी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, डी व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सो उनके बीच की दूरी हो जाएगा सी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 में क्या कहता है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, है ना बच्चों। तो इसका बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो होगा ए 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चों, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होता है, उसका घनत्व है सो किसके बराबर होता है। ए पदार्थ का घनत्व, प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व, बी पदार्थ का घनत्व बाई किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व, सी पदार्थ का घनत्व पारा का घनत्व, डी प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व बाई पदार्थ का घनत्व। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का ए पदार्थ का घनत्व बाई प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, तो बच्चों लिनियस द्वारा जो विकसित नामकरण प्रणाली है उसका क्या नाम है। एक पदी, बी वर्नाक्यूलर, सी द्विपदी, डी बहुपदी। जो तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ओ हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, ओ हो जाएगा द्विपदी। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अब हम 28 की ओर बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न है बच्चों, उसको करके अब क्लास बंद होगा। तो 28 में कहता है वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होता है। ए किस्म, बी प्रजाति, सी जीनस, डी परिवार। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी प्रजाति। जो वर्गीकरण का जो मूल इकाई होता है बच्चों वो हो जाता है प्रजाति। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बच्चों हमारा एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या होती है। तो फूल की उपस्थिति, फल में बंद बीज, सी रेशेदार, बाय टैप रूट सिस्टम, डी उपर्युक्त सभी। तो 29 का जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा बच्चों ओ हो जाएगा फल में बंद बीज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। हम इधर देखते हैं 30 में, तो इधर हमारा कहता है 30 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हुआ। तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो आप लोग बच्चा जानते हैं ना कि क्या होता है। तो 30 का डी हो जाएगा CaOH का होल 2, ये हो जाएगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं बच्चों आपके भी एग्जाम में थोड़ा हाई लेवल का रहेगा और वो न्यूमेरिकल से रहेगा। तो यहाँ न्यूमेरिकल दिया गया है, अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाइए, कोई गोली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो विरुद्ध बोल रहा है बच्चों, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, है ना 0 जूल। कैसे आप लोग बोलिएगा, तो 10 मीटर भाई चलता है 20 केजी का, तो उसका जो वर्क होगा वर्क वो 0 क्यों होगा। तो इसलिए होता है बच्चों, जब हम लोग अब जाएंगे इधर और अगर इधर लौट जाएंगे ना, फिर इस पॉइंट में गए और फिर इसी पॉइंट में जब हम लोग लौट आएंगे ना, तो वो हमारा जो वर्क डन होता है वो होता है हमारा 0 के बराबर। ठीक, अब आगे चलते हैं। 32 में कहता है 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल 45 मीटर पर सेकेंड होगा, बी 1 मीटर पर सेकेंड होगा, सी 1.44 मीटर पर सेकेंड होगा, या फिर 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा बच्चों 1.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने देखा यहाँ
हमने देखा बच्चों यहाँ 32 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन लाभदायक होंगे। बच्चों आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों, अगर आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा भी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। आप लोग के लिए, आप लोगों की बहन के लिए, आप लोगों के भाई के लिए बच्चों मैं यहाँ है सो वीडियो डालूँगी, तो उन लोग को ज़रूर आप लोग देखने बोलिएगा, ठीक है। हम ऐसे ही कोई दूसरा वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।